हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। हमने 4 चैप्टर कवर कर लिया है। आज हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। ये भी आपकी एक छोटी सी वीडियो होगी। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाए थे, तो आज क्वेश्चंस नहीं है, बस खाली आपको शॉर्ट नोट की तरह है ये। और इसको आप पूरा देखिएगा वीडियो को। और ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी आता है उसके लिए ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम कुछ शासक के बारे में पढ़ेंगे कि लोग जो है शासक कैसे बनते थे पहले। तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि 50 साल से हम क्या करते हैं, खुद ही चुनाव करते हैं, ठीक। मतदान के जरिए शासक हम यहाँ पर बनते हैं। लेकिन जो पहले के लोग थे, मतलब करीब 3000 साल पहले, कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। क्या करते थे, यज्ञ करते थे। और यज्ञ के आयोजन के बाद वो जो है, अगर पूरी तरह से अच्छे से संपन्न हो जाता था यज्ञ, तो उसके बाद वो राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाया करते थे। और यज्ञ किस प्रकार का होता था, ये अश्वमेध यज्ञ। देखिए, जिसने रामायण देखी होगी, पढ़ी होगी, वो जानते होंगे अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ अश्वमेध यज्ञ के बारे में। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक घोड़ा जो है होता था, वो राजा जो है कुछ लोगों के देख रेख में उस घोड़े को छोड़ देते थे स्वतंत्र रूप से। वो अपना मतलब कहीं भी भ्रमण कर सकता था, वो स्वतंत्र रहता था और लोग उसके पीछे पीछे जाते थे। अगर कोई दूसरा राजा अगर उसको रोकता था उस घोड़े को, तो वो जो अश्वमेध कर रहा होता था राजा, उससे उनको लड़ाई करनी पड़ती थी, ठीक। और अगर उसको जाने देते तो कोई इसको पकड़ता नहीं था। तो इसका यह मतलब हुआ कि अश्वमेध यज्ञ राजा जो है संपन्न करके एक शक्तिशाली राजा बन जाता था, ठीक। और वो जो अश्वमेध यज्ञ करता था राजा, वो अन्य राजाओं को आमंत्रित करता था, ठीक, इनविटेशन देता था उनको। और वहाँ पर ये जो करवाने वाले का जो यज्ञ करवाता था उनको पुरोहित कहते थे। कौन करता था, यज्ञ संपन्न पुरोहित करवाता था, ठीक। और इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था, ठीक, उन पुरोहित को उपहार दिया जाता था। जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा जो है वो बहुत शक्तिशाली माना जाता था, ठीक है। और जो यज्ञ में आमंत्रित किए जाते थे राजा लोग, वो राजा जो है उस राजा के लिए जो मतलब यज्ञ कर रहे हैं उनके लिए उपहार लेकर आते थे, ठीक। और देखिए, ये जो यज्ञ होता था उसमें क्या होता था कि जब यज्ञ संपन्न हो जाता था तो राज सिंहासन पर, देखिए, राज सिंहासन या बाघ की खाल का एक विशेष आसन बनाया जाता था जिस पे उस राजा को बिठाया जाता था, ठीक। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपका, हाँ, इसी में थोड़ा सा और मतलब जान लीजिए इसमें क्या क्या होता था। कि जैसे देखिए, राजा के जो सगे संबंधी होते थे, खासकर उनकी रानियां और पुत्र जो होते थे, वो छोटे छोटे अनुष्ठान किया करते थे, ठीक। और जो आमंत्रित किए हुए होते थे राजा, वो खैर सिर्फ और सिर्फ वो यज्ञ को देखते थे, ठीक। वो पूरी प्रक्रिया को खाली देखने भर के लिए उनको बुलाया जाता था। और जो पुरोहित होता था वो पवित्र जल का छिड़काव करता था, ठीक। और जो वैश्य लोग होते थे, विष जिसको वैश्य कहते थे, ठीक, विष, ठीक, ये वैश्य जो होते थे उनको विष कहा जाता था, विष या वैश्य। ये क्या करते थे, ये सामान्य लोग उपहार लेकर आते थे। और जो लोग शूद्र होते थे, शूद्र लोग जो होते थे, वो क्या करते थे, वो अनुष्ठान में शामिल नहीं होते थे, ठीक है। अब इसके बाद हम वर्ण की बात करेंगे। वर्ण में देखिए, उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे। कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रकार के सामाजिक वर्ग हुआ करते थे। अब एक्स्ट्रा कुछ जानकारी कुछ जान लीजिए इसके बारे में कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख, इन चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है, ठीक। ये जो 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका कहाँ हुआ है वर्णन, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है।
इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से, शूद्र पैर से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए जो है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो है ब्राह्मण जो है कहाँ से उत्पन्न होते थे, पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से, और शूद्र जो होते थे वो पैर से उत्पन्न हुआ करते थे। ठीक, इसलिए शूद्रों को किसी चीज में शामिल नहीं किया जाता था पहले के जमाने में। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। ठीक, ब्राह्मण क्या करते थे, केवल वेदों का अध्ययन अध्यापन करते थे और यज्ञ करवाते थे, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। ठीक, जैसे कि अभी मैंने इसके पहले पढ़ाया कि उनको उपहार के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना था। क्षत्रिय क्या करते थे, युद्ध किया करते थे और लोगों की रक्षा करना करते थे। वैश्य का काम खेती, पशुपालन और व्यापार करना था, और शूद्र जो है वो तीनों वर्गों की सेवा किया करते थे। ठीक, क्या करते थे, सेवा किया करते थे। यहाँ पर देखिए खुदाई में कुछ पात्र मिले हैं, ये चित्रित धूसर पात्र है ये। ठीक, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के संदूर सुंदर, ठीक है, सुंदर है ये, सॉरी मिस्टेक हो गया है, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ठीक, ये पात्र जो है वो महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद हम जनपद के बारे में जानेंगे। जनपद का अर्थ क्या होता है, जन के बसने की जगह, जहाँ पर लोग बसते हैं उसको हम जनपद कहते हैं। ठीक, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि कई जनपद के बस्तियों की खुदाई हुई थी। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक, जो महायज्ञ करते थे वो राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। अब देखिए इन जनपदों ये जनपद जो है, जनपद की बस्तियों की खुदाई हुई तो उसमें दिल्ली का, जैसे कि दिल्ली में पुराना किला जो है ये मिला। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, कहाँ है हस्तिनापुर, मेरठ में है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ठीक, कहाँ, कौन है, हस्तिनापुर है। एटा के पास अतिरंजी, अतिरंजी खेड़ा। ठीक, ये जो है पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की बस्तियों की खुदाई की और ये सारी मतलब इन जगहों का पता लगाया। लोग जो है झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ठीक, वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसे फसल उगाते थे। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन धूसर और कुछ लाल रंग के हैं। ठीक, और क्या होता था कि जो बर्तन धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, और ये जो बर्तन होते थे इन पे चित्रकारी की गई होती थी। सरल रेखा तथा ज्यामितीय रेखा में चित्रकारी की गई थी। ठीक, इसके बाद देखिए महाजनपद के बारे में। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक, अधिकतर जनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी मीन्स किला बनवा दिया गया था। ठीक, वो कैसे होते थे, किलेबंदी जो होती थी, किलेबंदी मीन्स ऊंचे ऊंचे जो है किले बनवा दिए जाते थे, उसी के अंदर मतलब उसी के अंदर लोग रहा करते थे, मतलब राजा लोग भी रहा करते थे। ठीक, तो देखिए इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी पहले यहाँ पर देखिए कि ये जो है बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। कितने, 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक, कहाँ से मिलती है, बौद्ध का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहाँ से मिलती है। अब थोड़ा इस मैप में देख लेंगे। देखिए मैप में यहाँ पर महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद और नगर दिए हुए हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर आपका हस्तिनापुर बताया ना, तो अभी हस्तिनापुर कहाँ है, ये आपका यूपी के, यूपी उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। ठीक,
मेरठ में। तो ये आपका उत्तर प्रदेश की जगह आ गई। अब यहाँ पर ये पांचाल, ठीक है, ये क्या है, पांचाल महाजनपद है और पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिच्छत्र कांपिल्य थी। ठीक है, ये देखिए पांचाल है ना यहाँ पर, पांचाल, इसकी राजधानी क्या थी, अहिच्छत्र या फिर कांपिल्य। इसके बाद देखिए वैशाली, यहाँ पर देखिए वैशाली, ये रहा वैशाली आपका। वज्जी, ठीक है, वज्जी जो महाजनपद था उसका जो है राजधानी वैशाली, विदेह या फिर मिथिला थी। ठीक, ये रहा आपका वज्जी महाजनपद। और ये वज्जी कहाँ आता है, ये मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। ठीक, इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी। ठीक, इसी तरह हम यहाँ पर अवंती को देखेंगे। अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन या फिर माहिष्मती। ठीक, उज्जैन या फिर माहिष्मती, ये क्या थी, अवंती की राजधानी थी। ये फिलहाल कहाँ पर है, ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मालवा में पड़ता है। ठीक, इसके बाद हम और थोड़ा देखेंगे राजगृह के बारे में। ठीक है, कौशाम्बी, ये कहाँ है, कौशाम्बी। देखिए जो वत्स, वत्स नाम का जो महाजनपद था, वत्स नाम का जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक, कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, वत्स महाजनपद की थी। ठीक, इसके बाद देखिए गांधार, ये आपका गांधार जो है ये आपका तक्षशिला। ठीक है, कहाँ है गांधार, गांधार जो महाजनपद है ये आपका कहाँ पड़ता है, तक्षशिला में पड़ता है। अभी फिलहाल तक्षशिला कहाँ है, ये आपका रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक, पाकिस्तान में है ये। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया, ये रहा तक्षशिला। ठीक है, ये रहा आपका तक्षशिला, ये गांधार। ठीक, ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में। तक्षशिला राजधानी है, गांधार आपका महाजनपद है। तो ये कुछ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखते हैं। ये रहा आपको मैंने इसमें आपको सारे महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र के बारे में दे दिया है कि यहाँ पर सबसे पहला है अंग। अंग की राजधानी चंपा थी और इसका क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर बिहार में है। ये मगध, गिरिव्रज, राजगृह पटना गया में है। काशी, वाराणसी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में। वत्स, कौशाम्बी, ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश। वज्र, वैशाली, विदेह, मिथिला, वैशाली मुजफ्फरपुर में है एवं दरभंगा। कौशल, श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। अवंती की राजधानी क्या है, उज्जैन है। अवंती की राजधानी उज्जैन। माहिष्मती, मालवा। मल्लका, कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। पांचाल, अहिच्छत्र, अहिच्छत्र कांपिल्य, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में है। चेदी का शक्तिमती है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। कुरु, इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ कहाँ है, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा। अब यहाँ पर मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान। कंबोज, हाटक, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। शूरसेन, मथुरा, मथुरा यूपी में है। अशमक, पोटली, पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है ये। गांधार, तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में है। ठीक, तो ये रहा आपका कुछ महाजनपद के बारे में। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे, ये रहा, ये आपका कौशाम्बी किले की दीवार का एक चित्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले, कब हुआ था, इसका निर्माण जो है वो आपका 2500 साल पहले हुआ था। ठीक, ये जो महाजनपद के राजा थे वो क्या करते थे, किले बनवाते थे। ठीक, और क्या होता था कि मतलब ऐसा माना जाता है कि
अन्य लोग जो जो हैं अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से सुरक्षा के लिए इन किलों को बनवाते थे। ये फिर कुछ राजा जो है अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर मतलब वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, समृद्धि का प्रदर्शन करते थे, इसलिए किले बनवाते थे। और वो लोग किले के अंदर रहते थे, उनका दायरा एक था। और इस ये विशाल दीवार को बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनानी पड़ती रही होंगी, लाखों ईंटों की ज़रूरत पड़ती होगी, पत्थर का इंतज़ाम करना पड़ता होगा। ठीक, और इससे बड़ी बात कि बहुत सारे स्त्री पुरुष बच्चे इनमें अथक परिश्रम करके इसको बनाते होंगे। ठीक, बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती हो रही होगी। अब राजा क्या है, इस समय सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों से होता था। ठीक, उसका भुगतान जो है आहत सिक्कों से करते थे ये लोग। इसके बाद देखिए कर कर कैसे ये लोग लगाते थे, क्योंकि अब जो है आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग कर भी लगाने लगे थे। ठीक, कैसे करते थे, जो महाजनपद था उनके जो राजा थे वो विशाल किले बनवाते थे और वो बड़ी सेना रखते थे। सेना क्या थे, बहुत ज़्यादा सेना रखते थे और इसमें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती थी। और क्या करते थे, उसके लिए कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। तो महाजनपदों के राजा जो है लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर नहीं होते थे, वो नियमित रूप से कर लेने लगे थे। ठीक, इसमें किस प्रकार के कर लिए जाते थे, फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर लिया करते थे। ठीक, पशुपालकों और जानवरों को जितना उत्पन्न होता था उसमें से कर देना पड़ता था। व्यापारियों के सामान पर कर देना पड़ता था व्यापारियों को। आखेटक तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। वो लोग जो जंगल से लाते थे लकड़ी या फिर जो भी चीज लाते थे उनको कर के रूप में देनी पड़ती थी। ठीक है, इसके बाद कृषि में परिवर्तन, क्या क्या कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो इसमें दो बड़े परिवर्तन हुए। ठीक, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हुए। पहला तो हल हल के फाल जो है पहले क्या होते थे, लकड़ी के बने होते थे, लेकिन फिर लोहे के बनने लगे। तो इससे बहुत मतलब बहुत चीज़ें बदल गई। जो कठोर जमीन होती थी उसको लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता। अगर आप लकड़ी डालोगे और लोहा डालोगे तो लोहा तो आसानी से चला जाएगा, तो इसलिए उनको आसानी होने लगी, उनकी फसल की उपज बढ़ गई। और दूसरा क्या था कि लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू कर दिया। पहले लोग क्या करते थे, धान का जो बीज होता था ना उसी को छिड़क देते थे और उसी से अनाज उत्पन्न करते थे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और लोग क्या करने लगे, पौधों का रोपण शुरू कर दिया लोगों ने। और फिर रोपण करने के बाद वो जो पौधा होता था उनको लगाने लगे। ठीक, इससे जो है क्या हुआ, पौधे ज़्यादा दिन तक मतलब बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहने लगे और पैदावारी बढ़ गई। ठीक, अब इसके बाद हम आगे देखेंगे मगध के बारे में। देखिए मगध, ये जो है लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ठीक, ये जो नदियां थी, देखिए गंगा और जो सोन नदी थी, ठीक है, ये जो है मगध से होकर बहती थी। तो इससे जो है यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे ये सब। ठीक है, और उस समय होता क्या था कि वहाँ पर मगध के एक हिस्से में जंगल बहुत ज़्यादा था। तो जंगल में जो हाथी रहते थे उनको पकड़ कर मतलब लोग लाने लगे और उनको प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाया जाने लगा उनको। और इसके साथ ही साथ जंगल से जो घर, गाड़ियाँ तथा ये जो रथ होते थे इनको उनकी मतलब जंगल से जो लोग लकड़ी लाते थे और उन लकड़ियों से घर, गाड़ी तथा रथ बनाने लगे थे। ठीक, और इसके बाद देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। ठीक, लौह अयस्क की खदानें हुआ करती थी वहाँ पर और औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थे। ठीक, इनसे क्या होता था, औजार बनाया जाता था और औजार को बनाने में ये बहुत उपयोगी थे।
इसके बाद देखिए मगध के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। कौन कौन थे? बिंबिसार तथा अजातशत्रु कहाँ के थे? मगध के थे। ठीक। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। महापद्मनंद थे जी, वो क्या थे? एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। ठीक। बिहार में राजगीर, आधुनिक इस समय जो है राजगीर के नाम से जाना जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, मतलब अभी जो है वो पटना है, पहले पाटलिपुत्र हुआ करती थी, को राजधानी बनाया गया। इसके बाद देखिए 2300 साल से भी पहले की बात है कि मैसेडोनिया का राजा सिकंदर, मैसेडोनिया का राजा कौन था? सिकंदर था। वो विश्व विजय करना चाहता था, पूरे विश्व पर राज करना चाहता था, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को मतलब जब वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया, जब उसके मगध की ओर कूच करना चाहा, तब क्या हुआ? उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया कि हम अब आगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इस बात से उनको डर था, मतलब वो भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। ठीक। तो शायद उनको ये डर था कि वो नहीं जीत पाएंगे, इसलिए जो है वो पीछे हट गए। इसके बाद देखिए वज्जी, मगध के नजदीक है। ये जो वज्जी राज्य है ये मगध के नजदीक था, जिसकी राजधानी जो है वैशाली थी, बिहार में है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। स्त्रियां दास तथा कमकार सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक। कौन कौन से? स्त्रियां थी, दास और जो कमकार थे, ये जो है सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। सभा होती थी वहां पर। ठीक। इसमें जो है विभिन्न राजा जो है बैठकर सभा करते थे। ठीक। और बातचीत करते थे, बहस करते थे, वाद विवाद करते थे कि जो भी होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, मतलब शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे चर्चाएं करते थे आपस में। ठीक। कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ों को। पर इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। सॉरी, यहाँ पर ये है कि हाँ, दास तथा कमकार सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ठीक। दीर्घ निकाय कौन सा है? दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। कब लिखा गया था? 2300 साल पहले लिखा गया था। इसके बाद अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? कि उन्होंने कहा कि क्या वज्जी में सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे
और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक, कि मतलब जब तक ये सब काम करते रहेंगे तब तक वज्र जो है कभी भी हारेंगे नहीं, वो उन्नति की तरफ जाएंगे। इसके बाद हो गया, इतना ही था। ठीक है, हस्तिनापुर के बारे में बताया मैंने आपको कि ये आपके यूपी के मेरठ में है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य जो है उनका राज्य चलता रहा। अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। ठीक, और बाद में गुप्त शासकों ने गणवा संघ पर विजय पा ली। ठीक, मतलब बहुत सारे शक्तिशाली राजा थे जो जो वज्जी संघ थे इनको जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इस क्लास में ये चैप्टर समाप्त होता है यहीं पर, और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो भी एग्ज़ाम आने वाले वो चाहे बिहार की हो, बिहार वाले एग्ज़ाम में जो अभी वैकेंसी आई है उसमें तो साफ साफ लिखा है कि एनसीईआरटी से ही आएगा। तो ये सारा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास को पूरा देखिएगा, वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए नया चैप्टर और क्वेश्चन आंसर भी लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।